बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन। जी मैं ही हूँ इमरान हसन और ये अरबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज के प्रोग्राम में भी हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा बोर नहीं करते आपको, टिपिकल बातें नहीं करते। कैसे हैं आप? उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा गुजरा। टिपिकल बातचीत और आज का दिन यार नॉर्मली कल का हम नहीं पूछते ना। अच्छा, कल का वैसे नहीं पूछते ना, कल का दिन कैसा गुजरा और आज के दिन के लिए क्या प्लानिंग है। नया जुमला, आज के दिन के लिए क्या प्लान्स है। उम्मीद है आपके अच्छे प्लान्स हैं और अच्छा सोचा है आपने आज का दिन। अल्लाह करे जो आप चाहते हैं वो हो जाए, अगर आपके हक में बेहतर है। और मौसम की संगीनी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन मैंने देखा कि बिल्कुल तकरीबन कल वाला मौसम है। कोई 1 डिग्री का फर्क है एक जगह पे, अदरवाइज एक फर्क है। आज मैंने 1 की बजाय 2 हीटर लगवाए हैं आज ये मैंने आज एक मार्का मारा है नाजरीन, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों है इतनी सर्दी। हर साल हमें ऐसे लगता है कि बहुत सर्दी पड़ी है, लेकिन इस साल वाकई लग रहा है कि वाकई बहुत सर्दी है और समझ नहीं आ रहा कि सर्दी का क्या इलाज किया जाए। धूप निकल नहीं रही है। कल थोड़ा बहुत सूरज निकला है, लेकिन उससे कोई खातिर खा इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप सर्दी इंजॉय करने वाले अफराद, मैंने बहुत सारे वैसे जो सर्दी को वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं ना, उनसे भी सुना है, वो कहते हैं जी बस बहुत हो गई है, इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, वैसे थोड़ी सी रह ही जाए, 8-10 दिन की तो मेहमान है सर्दी, फिर उसके बाद चली जाएगी। फिर हम तुम होंगे, बिजली के बिल होंगे और बादल होगा। अभी गैस के बिल है इमरान, रक्स में सारा जी बिल्कुल गैस के बिल माशाल्लाह। ऐसे ही लगता है कि हम मिनी बिजली के बिल दे रहे हैं। सही बात ऐसे लग रहा है गैस के बिल इतने ज्यादा। खैर जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उसके अलावा हमारे पास आज पॉलिटिक्स को लेकर कल कोर्ट के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मोटरवेज के ऊपर ट्रैवल के हवाले से है। हमेशा आपको सुबह हम जब हमारे पास और कुछ कहने को नहीं होता तो आपको ये याद जरूर करा देते हैं कि भाई मोटरवे से सफर ध्यान से कीजिएगा मोटरवे पे जाते हुए, और टाइम का खास तौर पर ख्याल रखिए। कुछ लोग नेचर को चैलेंज करते हैं। मैं आज भी एक रील देख रहा था, देयर वाज एन एक्सीडेंट रील। होता क्या है कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं धुंध के अंदर। जब आप नेचर के साथ मुकाबला करते हैं तो फिर नेचर आपको अपना ट्रेलर दिखाती है, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। सो बी केयरफुल। अपनी जो ट्रैवल, अपना जो प्लान है या जो जर्नी है, उसको ऐसे प्लान करें कि आपको ज्यादा चैलेंजिंग मौसम ना मिले और रोशनी में जाए तो ज्यादा अच्छा। हाँ, एक और बात, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तमाम हज़रात जिनकी हेडलाइट्स भी काम नहीं करती, चाहे वो बाइक या गाड़ी, वो भी गाड़ी की हेडलाइट्स काम नहीं करती। मैंने बोला है ना, आपने सुना लेट है। जिनकी हेडलाइट्स आपकी जो गाड़ी या बाइक की काम ही नहीं करती है, प्लीज उसको करा ले ठीक। बराए मेहरबानी। नॉर्मल लोगों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आप सामने से बगैर लाइट के आ रहे हो। नॉर्मल लोग हैं क्या? नॉर्मल मतलब हाँ, जो आपके पास गाड़ी या बाइक की लाइट नहीं है और हम जब आ रहे होते हैं तो हमें बड़ी मसला होता है कि आप नजर नहीं आ रहे होते। तो प्लीज आप ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल लोगों में रहे, आपका शुमार एबनॉर्मल लोगों में हो, तो बी केयरफुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं कोर्ट्स के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से अहम डेवलपमेंट से बड़ी खबर में देखते हैं। जी, इंतखाबात के हवाले से बताएं तो 1 माह से भी कम वक्त रह गया है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद होने पर अपीलों पर समाअत हो रही है, जिसमें कई सियासतदानों के कागजात मुस्तरद और कई के मंजूर भी हो चुके हैं। मगर सियासत के जो गुरु और पंडित कहलाए जाने वाले अहम सियासी रहनुमाओं की बात करें तो लीगी कायद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के रास्ते में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो चुकी है और तकरीबन 6 साल बाद सियासत से ताहयात नाइल होने वाले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबी सियासत के लिए अहल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोजी ताहयात नाइली केस का सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाइली के लिए फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने अक्सरियती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररूल करते हुए जो करार किया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है, लेकिन इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 6-1 की अक्सरियत से सामने आया। बिल्कुल, जिसे परखने की जरूरत नहीं है, अदालत ने ऐसा कहा। इसके अलावा 6-1 की अक्सरियत से ये आने वाला फैसला, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, एक इख्तलाफी नोट भी लिखा। उन्होंने इस नोट में कहा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त चूंकि नून लीग के हक में है, नवाज शरीफ साहब के हक में है, तो क्या इससे पार्लियामेंट मजीद बालादस्त होगी? बहुत सारे जो कानून के समझने वाले हैं, बाज़ का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से, जिसमें विनेमिट हामिद खान साहब हो गए, बैरिस्टर अली जफ़र हो गए, उन्होंने भी इस फैसले को खुशाइंद करार दिया है। सियासी तौर पर इसके असरात क्या होंगे? दूसरी जानिब नून लीग कुछ नताइज पर पहुंच रही है जी। इत्तलात आ रही हैं जो IPP को लेकर या काफ लीग को लेकर कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था या इबहाम आ रहा था टिकट्स की तकसीम में, उनके ड्राइंग रूम के हालात कुछ ठीक नहीं थे, ऐसी खबरें आ रही थी। वो भी अब पता चला है कि काफ़ी हद तक इस कन्फ्यूजन को सेटल कर लिया गया है। लेकिन क्या ये तमाम जो पार्टी रहनुमा है, ख़ास तौर पे वो जो नून लीग या तहरीक इस्तेकाम के अंदर शामिल हुए थे या नून लीग के साथ ही रहे थे पिछले 1.5 साल के अंदर PDM गवर्नमेंट में, क्या ये उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा? ये एक अलग सवाल है, इस पर भी हमने बात करनी है। इस वक्त ये कन्फ्यूजन किस हद तक है और किस हद तक कन्फ्यूजन दूर हुई है, इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा अंदर की खबर भी ले लेते हैं और साथ साथ उनसे सियासत का रंग भी पूछ लेते हैं कि इस वक्त क्या है, सियासी दर्जा हरारत क्या है, ये पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे थोड़ी कम आ रही है आवाज आमिर साहब की ऑडियो को प्लीज थोड़ा सा बेहतर कीजिएगा। अच्छा आमिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब क्या बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है नून लीग के लिए? और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि डिमांड ज्यादा सीट्स की थी लेकिन ऑलमोस्ट 11-7 के रेशो से कुछ सेटलमेंट हो गई है IPP के साथ, वो तसल्ली बख्श है। और वो लोग जो कि उम्मीदवारान में थे, जैसे फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, फरूख हबीब, नोरेज शकूर, उनकी अभी तक नैया पार नहीं लगेगी या कहीं और फिर जाके एडजस्ट होंगे? आई मीन आफ्टर इलेक्शंस कुछ उनको मिल सकता है, क्या इम्कानात हैं? देखें, दो चीजें नवाज शरीफ के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनी रही हैं और हैं, लेकिन चूंकि वो अब एक डिसीजन ले चुके हैं और अनाउंसमेंट हो गई। एक वो लोग जो 20 PTI के मुनर्रिफीन थे और कौमी असम्बली में बैठे थे वो, और फिर ये IPP जो सारी की सारी PTI से निकल के IPP बनी है, उसमें प्रेशर तो उनका बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो चुकी हुई है। और इसी वजह से बहुत सारी चीजों को रोका भी गया कि जाहिर है कि अगर तलाल चौधरी को टिकट नहीं देना तो वो नवाज शरीफ के लिए किसी भी सूरत में कोई अच्छा फैसला तो नहीं होगा कि जो पार्टी की वजह से नाअहली की भी सजा खाएं और फिर उनके पास वहां पे वो लोग आ जाएं जिन्होंने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को तकवीयत दी और कुछ वादे किए गए और वो बगैर नवाज शरीफ की आशीर्वाद से तो नहीं थे फैसले। ये नहीं था कि भाई फलां नाम को कर लो और फलां को ना करो। एक ओवरऑल अप्रूवल थी कि जी ठीक है, जब अगर सिस्टम चलाना है और इमरान खान को निकालना है तो लोगों को वादे भी करने थे और वो किए। और नया काम जो हुआ वो IPP की सूरत में हुआ, जिसकी वजह से टिकट तो आप देखें 2018 में भी बिल्कुल एंड पे दिए गए थे। हमेशा से PMLN या बड़ी पार्टियां ऐसे ही करती हैं कि इनके अपने जो ऐसे लोग हैं जो कहीं खड़े हो सकते हैं तो आखिरी वक्त में वो फैसला ना कर सके, कहीं और ना जा सके। एक बुनियादी सवाल ये भी होता है और कुछ लोगों को राजी करना होता है कि जी अगर हम टिकट नहीं दे रहे तो आगे कहीं एडजस्ट करेंगे, आप ना खड़े हो। एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला है और अब आज 9 तारीख है, हो सकता है आज एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू तो ये आई है ना, हम 12 को दे देंगे, तो 13 तक तो आखिरी तारीख है कि आपको टिकट हर सूरत में रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाने हैं। तो अब पिछली दफा एक तजर्बा ये भी था कि इनके 50 तकरीबन कैंडिडेट जो हैं जिनको टिकट दिए गए थे, फिर वो महकमा ज़राअत मैदान में था उस वक्त, तो उस वक्त महकमा ज़राअत नाम था ना, आपको ज़हन में रखिएगा, साउथ पंजाब से शुरू हुआ था। तो वो टिकट जो हैं फिर जमा नहीं, चिल्ले को शुमाली इलाका जात की सैर कहा जाता था। और जो है जैसे शेख वकास अकरम के पास पूरे जिला झंग के टिकट्स थे और वो जमा नहीं हुए थे, तो PMLN पूरे जिले में कोई भी एक भी उम्मीदवार नहीं ला सकी थी। इस तरह बहुत सारी जगहों पे हुआ था। ये जो थोड़ी थोड़ी आज सोशल मीडिया पे हो रही है ना कि जी ये सिर्फ आज हो रहा है, नहीं, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, ये हमेशा से होता है। आमिर साहब, एक बड़ी अहम बात है इस पे, कतई कलामी की माजरत, वो जो सियासी गुरु फिर इस तबसरे कर रहे थे कि IPP को एक मेक और ब्रेक पार्टी के तौर पे रखा जाएगा, किंग्स पार्टी जिसे हम अक्सर कहते हैं हमारे इंतखाब में आ जाती होती है, इस दफा वो रोल IPP का है। अब जारी बात है जो नून लीग की छप्पड़ छाया उसके नीचे ही IPP फ्लरिश कर सकती है, उस अमरेला के नीचे ही उसका वोट बैंक उसको मिल सकता है। साउथ में शायद 1-2 सीटें 2-3 सीटें वो खुद से भी ले ले, लेकिन ओवरऑल तो फिर ये 7-8 सीटों से तो मेक एंड ब्रेक वाला रोल नहीं बनेगा। जिन्होंने मेक एंड ब्रेक का रोल अगर देना है इसको, तो फिर क्या ये सियासी पंडित गलत एंगल पे सोच रहे हैं? नवाज शरीफ साहब सरप्राइज कर रहे हैं उनको इस एडजस्टमेंट से? मैंने तकरीबन 2 महीने पहले ये बात कही थी कि MQM और काफ लीग जो किरदार अदा करते थे, अब काफ लीग की जगह पे इस वक्त IPP पंजाब में मौजूद होगी कि उन जिन लोगों ने ये फैसले करने हैं या कोशिश होती है कि
उनके पास ही इक़्तिदार का लिवर भी रहे कि इधर घुमाएं या उधर घुमाएं, तो बात उनकी चलती रहे। अब देखना ये होगा कि ये लोग, एक तो सीट एडजस्टमेंट है और दूसरा ये है कि ये अपनी जगहों पे खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये नहीं है कि ये इंतखाबी ताद हो गया तो इसके बाद आईपीपी के लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो नून के मुकाबले में ही इलेक्शन लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो जहनी तौर पर ये है कि ये पीटीआई के लोग हैं और इनको कुछ ना कुछ पीटीआई का वोट मिल सकता है, क्योंकि नून लीग वालों ने तो देना नहीं। और वो जरूरी नहीं है कि इनको टिकट एडजस्टमेंट हो भी जाए तो नून लीग वाले टिकट दें, जैसे कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में पहले भी नून लीग वालों ने नहीं दिए थे वोट, जिसकी वजह से नून लीग को बड़ा सेटबैक भी हुआ था। ये क़यादत के लिए भी इम्तिहान होता है, लेकिन वोटर नहीं जाता फिर उस तरफ। और ये इनकी कामयाबी ये होगी कि क्या ये अपना जो बासर धड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पीटीआई के वोटरों को कैसे राग़िब करेंगे। ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान होगा। कैंपेन शुरू होनी है और फिर हमें अगले हफ्ते तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि मैदान कैसे है, पीटीआई के पास कितने स्टालवर्ड्स हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब बहुत सारों के अगर कागजात एक्सेप्ट हुए हैं तो कुछ बड़े नामों के रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट ने जैसे पंजाब 5 रुकनी बेंच बनाया है तो वहां से भी क्लियर हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। फिर बल्ले का निशान का आज कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद पेशावर हाई कोर्ट से फैसला हो जाना है। जो मेरी इत्तला है वहां पे शायद हुक्म इम्तनाई के ऊपर ज्यादा बहस होगी और कल सुप्रीम कोर्ट में भी उस केस को रखा गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं कि बल्ला होगा तो क्या होगा और बल्ला नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि फिर पीटीआई के लिए मैदान में इलेक्शन लड़ने के हवाले से वाज़े लाइन ऑफ एक्शन, वाज़े लाइन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया जो महफूज फैसला था, जिसमें जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म किया गया, वो अहल हो गए इलेक्शन के हवाले से। ऑब्वियसली ये आखिरी रुकावट कहा जाए लीगी कायद के हवाले से तो ये वो एक हर्डल थी, एक चैलेंज था। आपको लगता है अब जिस तरह से इलेक्शन को लेकर नून लीग ने स्ट्रैटेजी अपनाई हुई थी, जिसे हम ड्राइंग रूम सियासत कह रहे थे, और दूसरा ये जो केस का मामला है, इससे चीजें अब मजीद इन नून लीग के लिए क्लियर होंगी, जैसे हम आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए बात कर रहे हैं? देखिए, बड़ी वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने वो डिस्क्रिमिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में 4-1 से फैसला आया था, चूंकि वो सहूलतकारी थी, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पे थे कि हर सूरत में नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। तो पहले उनको नाअहल किया गया, सजा दी गई, और फिर जब बस नहीं हुआ तो ये हुआ कि जी हयात नाअहल करने के बाद, जैसे आज लोग मकबूलियत की बात करते हैं ना कि कबूलियत नहीं है मकबूलियत बड़ी है इमरान खान की, उस वक्त नवाज शरीफ की बहुत मकबूलियत थी, लेकिन उसको कबूलियत नहीं थी। फिर उसको हर सूरत में डैमेज किया गया कि ये तासुर न जाए कि किसी तरीके से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या आइंदा जिंदगी में सियासत में आ सकते हैं। लेकिन देखे ना, अल्लाह की जात सबसे बड़ी है कि बंदा कुछ सोचता है, फैसला कुछ होता है। उसके 5 साल पहले कोई ये बात सोच नहीं सकता था कि जिस रंग ढंग से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट मिलके खान साहब की बाकायदा परवरिश कर रहे थे और उनको ला रहे थे लाड प्यार से, आज पहले तो उनको निकाला उसी लाड प्यार के नतीजे में जब गुस्सा आया। अब अदलिया की तरफ से उनके साथ बहुत ज्यादा उनके पास रेमेडी मौजूद है जो नवाज शरीफ के पास बिल्कुल भी नहीं थी। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हमले भी नहीं किए थे 9 मई के, और वो सिर्फ जुबानी गिले शिकवे कर रहे थे उस वक्त इलेक्शन से पहले कि मेरे साथ ज्यादती की है 5 मुअज़्ज़िज़ लोगों ने और जीआईटी के हीरो ने, तो ये वो काम नहीं था जो खान साहब आज भी कर रहे हैं। कहीं मजमून लिख के कर रहे हैं, कहीं वो 9 मई की चीजें हैं, लेकिन वो फंस गई है चीजें। कोर्ट बहुत सारी चीजों को अनडू तो कर रही है, जैसे ये एक अच्छा फैसला है, जैसे मैंने हामिद खान साहब का रेफरेंस दिया या अली जफर साहब का रेफरेंस दिया, उन्होंने भी, वो मुखालिफ पार्टी से हैं लेकिन उन्होंने इस फैसले को अच्छा कहा, और बहुत सारे जो कानून को समझने वाले हैं उन्होंने कहा कि अगर ये गलती हुई है। लेकिन मेरा सवाल फिर यहाँ पे ये है कि चाहे किसी कानूनी इदारे ने या किसी और आईनी इदारे ने अगर वो गलती की है, उसको अंडू 6 साल बाद, 10 साल बाद, इवन भुट्टो केस की बात करें तो हम 50 साल के बाद भी आप कर लें, लेकिन उससे जो मुल्क सफ़र हुआ, उससे जो पॉलिटिकल कल्चर सफ़र हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों से इन आने वाले वक्त में ऐसे तमाम अमूर का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर रही है, आपको लगता है? या ये भी वक्ती रिलीफ है, फिर ऐसा होता जाएगा, फिर अंडू होते जाएंगे फैसले, सियासतदान सफ़र करते चले जाएंगे? आई मीन, कहने का मतलब ये जो जिम्मेदारान है कहीं ना कहीं, डोंट यू थिंक कि उनकी सज़ा का भी तयन होना चाहिए अगर ऐसे फैसले रिवर्ट होते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हुआ लॉन्ग टर्म के अंदर?
देखें, आपने कई नाम लिए, उसमें लतीफ खोसा और एतजाज अहसन ने भी ये लाइफ टाइम की हमेशा से मुखालफत की थी कि ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जिनका आपने जिक्र किया कि जिनको सजा होनी चाहिए, जिनके फैसले थे, ये बात अगर सिर्फ सोच लें तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आज की फौजी क़यादत ये सोचती है कि इस मुल्क को मिलजुल के चलाया जाए, और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसिलिटेशन काउंसिल की, आर्मी चीफ उसमें आते हैं, सारे लोग आते हैं। अब इलेक्शन जैसा कैसा है, होना तो है और हो जाना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बहरहाल एक नेशनल रिकंसिलिएशन की जरूरत तो मौजूद है कि पायदार बुनियादों पे आप फैसले कीजिए, सियासत में सियासत दान करें, फौज अपना काम करे, फौज जहां फैसिलिटेशन दे सकती है इस मुल्क के लिए वो अपना किरदार अदा करे। मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक नाम दिया जाता है कि हम आप अदलिया, फौज इन हकीकतों को नहीं बदल सकते, लेकिन चूंकि माजी में बहुत बुरा रहा तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि बैठ के कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए फैसले करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिगाड़ा गया मुल्क को, हमेशा से इस तरह हुआ, 3 दफा डायरेक्ट मार्शल आए और आधे से ज्यादा पाकिस्तान में हुकूमत बराह रास्त फौजी हुक्मरानों की रही और इनडायरेक्ट तो मौजूद ही रही है। तो अब अगर कुछ तय कर लिया जाए, सिस्टम बना लिया जाए कि हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में एक दूसरे का, बंदे से मुराद है इदारा जाती बुनियाद पे ताउन किया जाए और पाकिस्तान की नई नस्ल को, आने वाले लोगों को, रहने वाले लोगों को कोई बेहतर रास्ता मिले, क्योंकि इस रास्ते में तो वो तबाही है जो हम और आप फेस करते हैं, हर रोज फेस करते हैं। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं रही, लोगों के पास पैसे नहीं है, कहीं किसी के पास स्कूल की फीस की नहीं है, हेल्थ के इश्यूज हैं, कहीं कपड़ों के इश्यूज हैं, जो असल में होना चाहिए। और वो है जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने भी बात की कि इंडिया के साथ बाइज्जत हल कश्मीर की तरफ जाके आप देखें, इंडिया जूते भी मार रहा है, इंडिया इसको, चाइना को, चाइना मार रहा है इंडिया को जूते, लेकिन तिजारत दोनों कर रहे हैं, लड़ाई अपनी जगह पे खड़ी है। तो हमें भी कुछ सोचना होगा कि यहाँ सस्ती चीजों के हिसाब से, एक पायदार अमन के हिसाब से अपने डिस्प्यूट्स को रखते हुए, ये नहीं है कि खत्म कर दें या किसी से डर जाएं, घबरा जाएं, इन चीजों को ठीक करना चाहिए। जैसे मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान गए हुए हैं, उनके यहाँ हमने जितनी हेल्प की उल्टा हमें नुकसान हुआ, लेकिन बातचीत के बगैर, जैसे हम अपने मुल्क में कह रहे हैं, इसी तरह दुनिया में कोई खत्म नहीं हो सकता मामला। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, आईपीपी की अगर हम बात करें, आईपीपी के लिए काबिल कबूल है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मतलब उनको कोई सीट नहीं अगर मिले। हमायूं अख्तर साहब, उन्होंने तो तांदियावाला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो एक रोड मैप भी दिया कि जी हम ये तब्दीली लेके आएंगे। फरूख हबीब बोलते थकते नहीं थे और फिर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने बाकायदा न सिर्फ 9 मई की मजम्मत की बल्कि मुखालिफत भी की अपने लीडर की। नोरेज शकूर साहब इसी हवाले से बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। तो ये तो चंद एक नाम मैं ले रहा हूँ, आईपीपी में बहुत ज्यादा नाम है, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा फिर? देखिए, आपने 5 नाम लिए हैं, जिनमें से 3 पिछली दफा हारे हुए थे और 2 जीते हुए थे। फर्क दोनों तरफ आएगा, लेकिन होता यह है कि ग्राउंड पोजीशन भी चेक की जाती है। कहीं वादे को देखा जाता है, कहीं ग्राउंड पोजीशन पे कौन कितना मजबूत है। कि अपना वोट पीटीआई का तो ये सारे लूज कर चुके ना, हल्के के अंदर जाती असर और रसूख किसका है? नोरेश शकूर एक पुराने सियासतदान है, राना नजीर अहमद खान है कामोगी से, उनके बेटे भी जीतते रहे हैं। अब सियालकोट से फिरदौस आशिक अवान है, वो हारी भी थी, वो हुमायूं अख्तर लाहौर से हारे हुए थे, वो अब एक नई जगह पे गए हैं। जाहिर है माल पानी उनके पास है, उनकी शुगर मिल है वहां पे, वो उसके हिसाब से ये बात अनाउंस करने जा रहे हैं और उन्होंने जोर भी लगाया है। माजी में जाहिर है उनके वालिद भी DGI रहे हैं, फुल 4 स्टार जनरल थे, नवाज शरीफ के साथ चलते भी रहे हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी रहे हैं। तो अब उन्होंने एक कोशिश की है वहां से जाके जहां उनकी शुगर मिल है, उस एरिया में वो लड़ना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, अगर लोगों को फैसिलिटी हो जाए, इलेक्शन तो हर एक का हक है, लेकिन अब हमें वेट करना होगा कि कितने लोगों को टिकट मिलता है, कितनों को नहीं मिलता, क्योंकि जहां वहां पे भी नून लीग के तो हर जगह पे लोग, अगर हमने 5 नाम लिए हैं तो 3 जीते हुए थे, 2 हारे हुए, यही वो चीजें हैं। सही, थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना, हमारे सीनियर साथी तज्जियाकार, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। जी, शान मसूद के बाद नए जो कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनका न्यूजीलैंड में इम्तिहान शुरू होने वाला है। टेस्ट क्रिकेट के जो दुख का मदावा है उसको करने का प्लान है। कौमी T20 टीम जो है, T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। कौमी टीम आज न्यूजीलैंड में बाकायदा तौर पर जी ट्रेनिंग का आगाज करेगी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज है वो खेली जाएगी। कौमी स्क्वाड में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, आमिर जमाल हैं, अब्बास आफरीदी हैं, विकेट कीपर आजम खान है, बाबर आजम है, फखर जमान है,
हारिस रऊफ हैं, साथ हसीबुल्लाह हैं और इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद रिजवान है। 3 विकेट कीपर्स हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से बात करें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान स्क्वाड का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब जी, सोर्सेस के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की सीरीज है, इसमें नायब कप्तानी के फराइज जो है मोहम्मद रिजवान वो सर अंजाम देंगे। बिल्कुल, इससे कबल आपको मालूम है शादाब खान T20 के नायब कप्तान थे, ताहम बाबर आजम जब कप्तानी से दस्तबरदार हुए तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को कौमी टीम का कप्तान बनाया था। अब तमाम नजरें ओबियसली शान के बाद शाहीन पे हैं। शान और शाहीन के दरमियान हमारी जिंदगी इस वक्त अटकी हुई है। शान तो हमें शान नहीं दिला सके, क्या शाहीन हमें उड़ा सकेंगे ऊंचा? और दूसरा, वैसे मैं पर्सनली बीइंग अ फैन आई ऑलवेज लाइक रिजवान। मुझे लगता है रिजवान एक बहुत अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं अगर उन पर ट्रस्ट किया जाए। खैर जनाब, हमारे साथ इरशाद साहब मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। इरशाद महमूद साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, हमने ओवरऑल तकरीबन 34 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड से, 20 हम जीते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल बेहतर है, लेकिन न्यूजीलैंड एक मैच हमसे ज्यादा जीता है, 8-7 का रेशो है। तो आप कैसे देख रहे हैं जी इस सीरीज को? कैसा इम्तिहान है पाकिस्तान टीम का? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, इम्तिहान तो डेफिनेटली है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बाहर जब भी टीम जाती है उनका इम्तिहान ही होता है डेफिनेटली, बिकॉज वहां पे ज्यादा बाउंसी विकेट्स मिलते हैं और तेज विकेट्स मिलते हैं, तो जिसके हमारे बैट्समैन कम आदी हैं। तो मेरा ख्याल है इम्तिहान तो डेफिनेटली है, लेकिन एक दो चीजें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि रिकॉर्ड पाकिस्तान का बेहतर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ऑकलैंड बेसिकली एक छोटा ग्राउंड है, उस पे बाउंड्रीज बहुत ज्यादा लगती हैं, सारे तरफ पे उनकी बाउंड्रीज छोटी हैं, और वो भी वहां पे मेरा ख्याल है जो हिटर्स हैं इफ्तिखार जैसे और इवन साइम अयूब या हसीबुल्लाह, ये लोग काफी कामयाब हो सकते हैं। ये जरूर एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है जो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को देखना है कि लाहौर कलंदर्स के बाद वो एक इंटरनेशनल स्टेज पहली दफा कैप्टनसी करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक चीज काफी फोकस डेफिनेटली वो है लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन इरशाद साहब, ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस की जो सीरीज हम हारे हैं और बैक टू बैक वाइट वॉश हुई है पाकिस्तानी टीम, उसके बाद जाहिर है डिसअपॉइंटमेंट है फैंस के अंदर भी और प्लेयर्स को लेकर भी। जिस तरह से भी हम अपनी इस T20 स्क्वाड का हिस्से की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, आजम खान है, इसके अलावा हम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे थे, चूंकि वो नाइब कैप्टनसी के फराइज भी सरअंजाम देंगे। सो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट के बाद टीम का मोराल कैसा होगा, और जो स्क्वाड हम लेकर गए हैं न्यूजीलैंड में, क्या हम उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें? जी हाँ, अच्छी टीम है और मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस्ड स्क्वाड अनाउंस किया है पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने, और बड़े अरसे के बाद जो कुछ एग्रेसिव बैट्समैन हैं जो वाकई बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे T20 लीग्स में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, PSL में भी, जिस तरह हसीबुल्लाह हैं, साइम अयूब हैं, तो अब्बास आफरीदी हैं, तो इन परफॉर्मेंस को चांस दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि T20 में पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड भी बेहतर है, तो आई एम श्योर के टेस्ट क्रिकेट से बेहतर परफॉर्मेंस ये लोग देंगे। लेकिन ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ओवरऑल फैंस का और आई एम श्योर कुछ प्लेयर जो टेस्ट हुए पे भी थे, जो यहाँ पर भी हैं, उनका भी मोरल डाउन होगा, और डेफिनेटली उस मोरल को अप करने की जरूरत है साइकोलॉजिकली भी और अपने परफॉर्मेंस से भी। तो डेफिनेटली ठीक है। अच्छा, 3 विकेट कीपर्स हैं, चॉइस हम सुन रहे हैं। अगर रिजवान वाइस कैप्टन बनते हैं ओबियसली तो वो टीम का हिस्सा तो रहेंगे, फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? हम किस पे रिलाई करें फॉर द विकेट कीपिंग? जी नहीं, मेरे ख्याल में इमरान रिजवान ही कीपिंग भी करेंगे। उसमें ये एक एक्स्ट्रा स्पॉट मिल जाता है एक ऑलराउंडर का, और मुझे लगता है कि वो ही करेंगे। और जैसे आपने कहा कि बहुत ही गट्सी और बहुत ही पॉजिटिव खेलने वाले प्लेयर हैं रिजवान, और उनका वाइस कैप्टन बनना एक टीम के लिए बड़ा खुशाइंद है। परफॉर्मर हैं, हमेशा परफॉर्म करते हैं, आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 वो देते हैं, तो उनके होने से बड़ा फर्क पड़ेगा। और वो खुद भी बड़े इसमें कोशा रहते हैं, उनसे एक दफा मेरी बात भी हुई है, तो वो चाहते हैं कि दोनों परफॉर्मेंस वो दे, वो एज अ प्लेयर खेलना वो उनको। रिजवान की बिल्कुल एक अच्छी बात, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ही ऑलवेज ट्राइज, आई मीन ही नेवर गिव्स अप।
ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात है एज अ प्लेयर, और मतलब एक पॉजिटिव एक इंटेंट, एक एटीट्यूड नज़र आता है टुवर्ड्स गेम। एक और बड़ा अहम नुकता है इसमें बैटिंग को लेकर, साइम अयूब के हवाले से आई वाज रीडिंग, मिसबाह उल हक ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इनका जो इंटेंट है वो बड़ा पॉजिटिव है, और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 33 किए तो उसमें इन्होंने थोड़ा सा अटैक भी किया, पैट कमिंस को भी अटैक किया, एक छक्का एक चौका भी मारा उस इनिंग्स के अंदर उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अगर टेक्निक पे काम करें तो बहुत बेहतर बैटर हो सकते हैं। व्हाट टेक्निकली यू फील, आई मीन साइम अयूब को एक बेहतर ओपनर के तौर पे आप देखते हैं मुस्तकबिल के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी डेफिनेटली, बहुत ही ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है, और उन्होंने जो इंटरनेशनल लीग्स में भी जो खेला है, कैरेबियन प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर ही वाज अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट, और इतना जबरदस्त फाइनल उन्होंने जिताया था। उसमें उन्होंने 6 या 7 छक्के मारे थे, तो बहुत पॉजिटिव और एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ खेलते हैं, और आई थिंक इज गॉट अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर। आई थिंक वो अपने प्रॉब्लम्स भी उनके पॉइंट आउट किए हैं मिसबान, तो उसको भी चेक करेंगे। लेकिन ये कि डेफिनेटली आई थिंक बहुत खुशाइन एक बात है कि शायद फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। आई मीन पहले जब हमारी टीम कहीं जाती थी, एयरपोर्ट पे लैंड करती थी, तस्वीरें आती थी, हम खुश होते थे, खासतौर पे वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन कल मैंने देखा जब ऑफिशियली कुछ पिक्चर्स आई, परसों जब ऑकलैंड पहुंची हमारी टीम, तो फैंस डिसअपॉइंटेड थे। एंड मैं अभी कमेंट बल्कि अमला से डिस्कस कर रहा था, समबडी रोड अनदर हनीमून यानी कि एंजॉय करने के लिए पहुंच गए हैं, दे विल नॉट प्रूव एज अ गुड टीम। लोगों का इस तरह का ख्याल हो गया। हम क्रिकेट फैंस थोड़े कंजर्वेटिव भी हैं, बट ओब्वियसली टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग डिसअपॉइंट हों। आप बीइंग फैन एंड बीइंग जर्नलिस्ट, देन आपकी क्या राय है इस एटीट्यूड के ऊपर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे खुद भी जाती तौर पर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और खास तौर पे ये था कि कुछ अच्छे प्लेयर्स भी गए थे, एक नया कैप्टन था, बाबर पे पहली कैप्टनसी पे तनकीद होती रही है, तो शान ने बेहतर तौर पे लीड तो किया टीम को, लेकिन ये कि ये बड़ा जरूरी था कि जब हम 2 अच्छी पोजीशन में आए, मेलबर्न में और फिर सिडनी में, तो हम उसको कैश इन नहीं कर सके, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सके, और एक बुरी परफॉर्मेंस बैट्समैन की तरफ से वंस अगेन फॉर द अम्पटीन टाइम वो दैट हैज लेट अस डाउन। 89 पे ऑल आउट हो गए थे हम फर्स्ट टेस्ट में, और इस पे 115 पे, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और अभी एक एनालिस्ट ने ये बहुत सही पॉइंट आउट की कि वो टीम क्या जीतेगी जिसके टॉप 6 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने 20 के एवरेज में भी स्कोर नहीं किया। तो दैट्स अ वेरी वेरी सैड सिनेरियो। और देखिए खान मसूद का एक स्टेटमेंट आया था कि 10 महीने हैं हमारे पास बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट, तो उस 10 महीने में कम से कम ये तो करें कि जो मैंने आपसे पिछली दफा कहा था कि फास्ट विकेट्स बना दें या बाहर जाके कहीं प्रैक्टिस कराएं प्लेयर्स को, क्योंकि जरूरी है। इसके फास्ट पिचेस के अलावा और कोई मेजर एलिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं है। अगर फास्ट विकेट्स बनने शुरू हो जाएं, ये एज लॉन्ग बैक एज 1997 मैंने स्टीव वॉ का इंटरव्यू लिया था कराची में, और स्टीव वॉ ने कहा था कि अगर आपके यहाँ नहीं बन सक रहे हैं पिचेस, तो आप सीधी बात है ड्रॉप इन पिचेस ले आए, और इतने फास्ट और वो बाउंसी विकेट्स होते हैं, इवन बाउंस होता है, तो आपके प्लेयर्स बहुत से इंप्रूव करेंगे। लेकिन वो आई थिंक विल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट विल। रिशाद साहब ने हम बार बार इस मैनेजमेंट या प्लेयर्स की ट्रेनिंग को लेके, उनकी फिटनेस को लेके, या इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट विल। यहाँ पे कोई चीज़ें ठीक करने को तैयार नहीं है, और जो ठीक करना चाहता है उसको ठीक करने नहीं दी जाती हैं। सो ये मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जिन पे बहुत इनिशियल लेवल से हमें इस पे वर्क करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए जो जिस जमाने में हमारा क्रिकेट उरूज पे था, उस जमाने में हम लोग, हमारे सारे टॉप प्लेयर्स रेगुलरली काउंटी क्रिकेट खेलते थे। माजिद खान, आसिफ, जहीर अब्बास, इमरान खान, ये सब लोग काउंटी क्रिकेट खेलते थे, और उससे बड़ा उनके दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ वो खेलते थे। इसी तरह जो प्लेयर अभी आप देख लें कि आमिर जमाल एक वाहिद आदमी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हाफ अ सीजन खेल के आया था, उनका गेम आप देख लें कि उन्होंने कितना इम्पैक्ट किया। तो ये जरूरी है कि हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट फास्ट ग्राउंड्स पे, फास्ट पिचेस पे खेलें कॉम्पिटिटिव कंडीशन में। ओनली दैट इज अ सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच रिशाद मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। शाहीन परवाज से जलता है जमाना, क्या हम ये कह पाएंगे? इस सीरीज के बाद ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अमला हसन की घुड़ियां भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, इनको लगता नहीं है ऐसा, लेकिन पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करें। ये शायरी वाली ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक वक्त होता था जब लोग सफ़र करते थे, कीमती नवादरात या हीरे जवाहरात उनके पास होते थे, उनको फिक्र होती थी कोई लूट डले। अब अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है ना, तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज उनकी कीमतें भी उतनी ही हैं जितनी एक वक्त में जवाहरात की हुआ करती थी, खास तौर पे चलगोज़ों की। इंडीड, और इनफैक्ट सारे ही बहुत ही महंगे हैं। तो हमने क्या किया, आज हमने अपनी टीम को तड़के सेगमेंट में, हमारी टीम के ज़हन में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा जी हम 1000 रुपये के अंदर ज़रा ये देखते हैं कि कितने ड्राई फ्रूट लिए जा सकते हैं। कैन यू इमेजिन 1000 रुपये में ड्राई फ्रूट
कैसे लिए जा सकते हैं? जरा सेगमेंट देखिए, आपको पता चले। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर बट। ड्राई फ्रूट्स को सर्दियों की बहार माना जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर ड्राई फ्रूट्स को एतदाल के साथ खाया जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। आज के इस दौरे महंगाई में आप ड्राई फ्रूट कहाँ, कब और कैसे और सस्ता खरीद सकते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास है 1000 रुपया और आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप 1000 रुपये में बोरी भर कर ड्राई फ्रूट खरीद सकेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ड्राई फ्रूटा ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ है? ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨੇ? नहीं उत्ते ने थल्ले वाला केड़ा जमाना रह गया। मेरे पास है 1000 रुपया, तो मैंने 1000 रुपये में कोई 10 बंदों के लिए ड्राई फ्रूट लेना है, तो मुझे कोई तरीका बताएं आप। फिर मलोग ही लै जाओ, बाकी तो कुछ नहीं ला सकता 10 बंदे लिए। 50 रुपए के मैं चलगोजे ले लूंगा। बस ठीक है, 1000 रुपये तो 50 नहीं आने, तुम तो 50 रुपये लब रहे हो। 50 रुपए के जो चनगोजे है ना, वो कापी के कागज पे लिख देंगे कि ये चनगोजा। इट मीन्स के जिस तरह कागजी खरोट होता है, अगर मैं 100 रुपए का चलगोजा खरीदूं तो मुझे कागजी चलगोजा ही मिलेगा। हाँ ऐसा ही है। 3000 रुपए किलो पिस्ता। इसकी रसीद ले जी, मैंने पहली शॉपिंग कर ली है और उसकी रसीद भी ले ली है। 100 रुपए का पिस्ता। एक काम करें, 100 रुपए का मुझे काजू भी दे दें। बंदा घर से शॉपिंग पे निकले तो फिर खुली डुली शॉपिंग करे ना। 50 रुपए का काजू लेना चाहिए, आपने ज्यादा ही महंगी कर ली। ये काजू थोड़ा सा ना और आइटम है, मुझे पसंद है चलगोजा। मैं 50 रुपए का चलगोजा खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, फिर वो देंगे, छिलके ही देंगे। ये आपका बहुत ज्यादा है। ये देखिए जी, सेकंड आइटम आज मैं बोरी भर के लेके जाऊंगा। भैया ये गिरी किस तरह है? ये 2700 रुपये, आपको लगेगा 2500 रुपये। 2700 रुपये किलो। बस 100 रुपये की ये भी दे दें जी। ये मैंने आज इतनी शॉपिंग कर ली है कि हमारे लाला जी वो थक गए हैं बेचारे। ले जी 3 प्रोडक्ट्स होगी। 100 रुपये की खुली डुली अंजीर दे दें जी। ये देखें जी, दुकानदारों को मुशक्कत में डाल दिया है मैंने। इस हाई लेवल की शॉपिंग हो रही है आज। अच्छा लाला जी, इसको ले जाने के लिए लोडर मिल जाएगा ना? ये चारों आइटमें इधर रख दें जी सर, जो मैंने परचेजिंग की है। इसकी रसीद बना दें मुझे। भाई बड़ी ट्रांजैक्शंस की रसीद होनी चाहिए, कल को कोई आपसे मनी ट्रेल मांग सकता है ड्राई फ्रूट की। मैं टैली कर लूँ जी, ज़रा बड़ी रकम होती है तो ज़रा थोड़ा एहतियात से करना चाहिए। हो गया तो के अखरोट हो गए, ये हो गए काजू हो गया, ये आगे बादाम भी हो गए और ये हो गए अंजीर। ज़रा बॉल पेन दीजिएगा अपना। ये मैं साथ साथ अपनी लिस्ट के ऊपर काट लूँ चीज़ें जो हो गई हैं। 400 की शॉपिंग मैंने ये कर ली है। 100 रुपये की शॉपिंग मैं पहले करके आया हूँ। 500 रुपये को फटका लग गया। ले सर, 1 2 3 और ये 4। बड़े दिल पे पत्थर रख के दे रहा हूँ मैं। जी मलोग किस तरह मानेंगे ने? 6000 रुपये। 6000 रुपये मान लो। 100 रुपये दे दो। चलगोजा इस वक्त क्या रेट है इसका? चलगोजा जो है इस वक्त 18,000 रुपये किलो रेट है। हमने 1000 रुपये में 15-20 आइटमें खरीदनी है। रेवड़ियाँ, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, मूंगफली, इवन चलगोजा भी। 1000 रुपये का पैकेट बनाना है। नहीं, 1000 रुपये में 10 आइटमें लेनी है। हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह आप 1000 रुपये में मंडी आके बोरी भर के ड्राई फ्रूट खरीद। नहीं, 1000 रुपये का हम आपको 10 वैरायटी दे तो सकते हैं, लेकिन वो बोरी वो छोटी सी होगी। ये मगज चलगोजा जो है ना, वो 25,000 रुपये का किलो है। 100 रुपये में कितना चलगोजा आ जाएगा? 100 रुपये में ये चलगोजा जो है ना इस वक्त हिसाब करना पड़ गया। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होने लगी है जी।
तकरीबन 10 रुपए का एक दाना पड़ता है। 10 रुपए का 10 दाने मिलेंगे। हाँ जी, नहीं आपको 11 दे देंगे। काइंडली आप हमें उसकी रसीद बना दें और साथ 100 रुपए का इकट्ठा ही हमें चिलगोजा दे दें आप। लेकिन वो आप ले जा नहीं सकते ना, उसके लिए तो लोडर चाहिए, एक डाला भी मंगवाएं साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वाह, लीजिए जी, हमने 100 रुपए में चिलगोजा भी खरीद लिया है। सर इसको पैक करवा दें और शॉपर डबल करवा दीजिएगा। अच्छा सर इसकी कीमत फाइलर्स के लिए भी वही है जो आम लोगों के लिए है? तो फाइलर्स को कोई रियायत है इस पे? फाइलर को इसमें 500% लेस हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बोरी कितने की है? बोरी 22,000। 22,000 रुपए की बस? 100 रुपए की मूंगफली दे दो। 100 का मिल जाएगा आपको। थैंक यू। 100 रुपए की खजूरें दे दो। 100 की? हाँ, ओके, साथ रसीद दे दो। जी, तो ये था आज का एक्सप्रेसो तड़के तड़के, जिसमें मैंने आपसे कहा था 1000 रुपये में आप बोरी में ड्राई फ्रूट लेके जाएंगे। सो मैं बोरी में ड्राई फ्रूट ले आया हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारी खुशी किचन में होती है, होता खाना में मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं। हमारी खुशी। और अहमद अमान हमारे साथ आज मौजूद है। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद आज क्या बना रहे हैं आप? आज हम अल्फ्रेडो पास्ता बनाने जा रहे हैं स्प्रिंगी सॉस के अंदर, और बड़ा अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड है, आजकल मार्केट में बड़ा चल रहा है, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी दी जाए और आपकी जेब में जो है वो भारीपन जो है वो बचा जाए। अच्छा, पैसे के बावजूद हमारी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा ये आप कह रहे हैं? ओके, चले अहमद आप अपना काम का आगाज करें। मीनवाइल आपके पास आते हैं, कुछ सब्जियां भी कट रही हैं, कुछ मजेदार चीज होगी। अल्फ्रेडो सॉस के बाद ना बात ही खत्म हो गई, मतलब क्या बताएं आपको। चलें, वी आर ऑल सेट टू ईट इट राइट आफ्टर आवर शो। लेकिन उससे पहले हमने सेगमेंट माइंड मैटर्स आपको दिखाना है। दिमाग इस्तेमाल होगा तो फिर आगे कुछ होगा ना। आज वकार अहमद मलिक साहब और डॉक्टर कंवल खालिद बात कर रहे हैं धरती और तारीख से अजनबी जो कौमें हैं वो शिनाख्त के बहरान का शिकार रहती हैं, इसकी क्या वजह है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत ही कमाल शख्सियत हैं। इस शख्सियत की कई जहतें हैं और मेरे ज़हन में इस तरह के असातीरी उन्वानात आते हैं, तिलिस्म होशरुबा या हज़ार दास्तान, क्योंकि इनके पास कहने को बहुत कुछ है। तो उनसे बात करेंगे बहुत ही एक अहम मौजू पे। डॉक्टर कंवल खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर आज मैं पहला सवाल करूँ यानी आपसे आर्कियोलॉजी के हवाले से, और मैं एक ट्रैवलर के तौर पर, फिरंतू के तौर पर, कि पूरे पाकिस्तान में फिरते हुए जो मुझे एहसास हुआ कि ठीक है, पाकिस्तान तारीख़ के हवाले से बहुत अहम मुल्क है और कहीं पे भी कुदाल मारो तारीख़ ही बरामद होती है, लेकिन जो गैर हसासियत है, गैर संजीदगी है, जो मुझे इतनी नुमायाँ नज़र आई। मतलब आप जब आप फिरंतू होते हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं कि कैसे चीज़ों को उठाया जा रहा है। मकामी लोगों में सेंसिटाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम क्यों ऑन नहीं करते अपने इतने बड़े विरसे को? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबके लिए। ये जो अब आपने मुझसे सवाल किया है ये बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है, और इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये हम इस चीज़ पे बड़ी प्राइड लेते हैं, और मैं भी बहुत प्राइड लेती हूँ कि अगर हम साउथ एशिया के हवाले से बात करें तो ये जो हमारा एक खित्ता है, इसके अंदर, ये मैं रवायतन बात नहीं कर रही, एक ये जुमला क्लीशे है, बहुत बोला जाता है कि हमारे पास यहाँ पे ख़जाने हैं और वो बहुत कुछ मौजूद है, और इसमें वाकई कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मुझे इस फील्ड में अगर मेरी कदामत का अंदाज़ा ना हो तो मेरा ख्याल है कि मुझे 25-30 साल हो गए हैं इसी आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, फाइन आर्ट्स के हवाले से काम करते हुए।
तो मैंने जिस जहत को भी छुआ है, जिस डायमेंशन को भी देखा है, तो उसके अंदर जो है मुझे कई अदवार खुलते चले गए हैं। ठीक। तो कहीं का भी कुछ भी आप उठा ले, पंजाबी च कहते हैं ना, इतों इट पुट्टो तो वो भी 500 साल पुरानी निकलती है। तो ये हमारे खित्ते का वाक़तन ये आलम है। और लेकिन इस सब के होने के बावजूद जो एक चीज़ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महसूस की, वो ये ही जो आप बात कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी डायमेंशन देखते हैं, आर्ट की, हेरिटेज की, आर्कियोलॉजी की, किसी भी किस्म की, तो उसमें हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आती है, वो नेग्लिजेंस। ठीक है। नज़रअंदाज किया गया है। हमें वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बूहाली का शिकार दिखाई देती हैं। उस सिलसिले में हुकूमतों की तरफ से पॉलिसीज़ भी आती हैं, डिपार्टमेंट्स भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक लंबा चौड़ा स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जहाँ मुझे एक बुनियादी खामी दिखाई देती है थ्रू आउट माई प्रोफेशनल लाइफ, और वो ये है कि तालीम की कमी। देखिए, आप किसी जाहिल शख्स को के आगे ख़जानों का ढेर रख दीजिए, लेकिन अगर उसको इदराक ही ना हो कि ये चीज़ क्या है, तो वो उसके लिए एक अंबार होगा बिल्कुल। तो जो हमारी जो इस वक्त मौजूदा पॉपुलेशन है, जहालत से मुराद ये मत समझिएगा कि डिग्रियों की कोई कमी है या हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई लोग नहीं जाते या सब कुछ। जहालत से मुराद ये है कि राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर और बहुत सारी नॉलेज हमारे करिकुलम का हिस्सा बनती रहती हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन की अपनी एक अहमियत है, जो उसकी एक क्या कहते हैं कि जो एक कंट्रीब्यूशन है दुनिया के अलूम फ़नून में, उसके बारे में हमारी जो मेजॉरिटी अवाम है उसके पास इंफॉर्मेशन नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जाहिलियत की जो भी आपने तारीफ की है जी, इस पे इसका मतलब है कि वो एक जो मैसेज हैं वो तो एक अलग, इसमें अथॉरिटीज़ भी आ जाती हैं, इसमें इदारे भी आ जाते हैं, फिर तो इसमें तभी शायद वो गलत का भी मुजाहरा करते हैं। इसमें वाक़तन कोई शक नहीं है, क्योंकि आप किसी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस के हवाले से चले जाएं या हमारी मासेस को दें, ये जो हेरिटेज होती है ना, ये इदारों से ज़्यादा मासेस के लिए होती है। और जब तक आप अपने मासेस को अवेयरनेस नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे और उनकी अंदर एक ओनरशिप डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप इस चीज़ को बचाना आपके लिए नामुमकिन है। आप चाहे जितनी मर्जी अथॉरिटीज़ बना लें, जितने मर्जी आप आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स बना लीजिए, लेकिन जिस दिन उस इलाके का शख्स ये कहे कि ये जो टिब्बा है, ये जो ढेरी है, ये जो मंदिर है, ये जो किला है, ये जो शालामार बाग है, ये मेरा है, ठीक है, इसको मैं ओन करता हूँ, इसकी मैंने हिफाजत करनी है और दुनिया में इसकी क्या वक़्त है, तब तक आपके लिए उस चीज़ को बचाना, उसको संभालना, आप अरबों डॉलर लगा लीजिए, और हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि जैसे ही एक आम शख्स आता है और वो जैसे ही उस इमारत में दाखिल होता है, तो उसके दिल में वो अहमियत ही नहीं है। और वो अहमियत आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी स्कूल के ज़रिए, उसके इंस्टीट्यूशन के ज़रिए और उसके करिकुलम के अंदर, लेकिन करिकुलम में ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़ाने और सिखाने का एक रिवायती तरीके के अलावा बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं एक ऐसा दराज से मुख्तलिफ फोरम्स पे, मीटिंग्स में मैं जाती हूँ, प्रपोजल्स देते हैं, हमसे पूछा जाता है, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जैसे चलिए मैं आपको एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल देती हूँ कि हमारे लाहौर के मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के साइट्स हैं, अब किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे ले जाइए जिनको कि लोग पसंद करते हैं, वो कोई टीवी का एक्टर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है, वहाँ पे खड़ा करके वो सिर्फ अगर 30 सेकंड का ये जुमला कहते कि ये सब जगह आपकी हैं, और उसको चलिए कुछ ना कीजिए, अलामती तौर पे उसको 2 बोतलें उठाते, एक शॉपर उठा कर दिखा दीजिए, और ये चीज़ बार बार चलाइए जहाँ तक कि वो कहीं रजिस्टर हो जाए। बच्चों को बताइए, हर जगह पे ये काम कीजिए। तो मैं समझती हूँ, आप नॉर्थ में जाते हैं, वॉल सिटी में, लाहौर में मैं बहुत घूमती, सबसे पहली चीज़ जो आपको हिट करती है वो है ट्रैश। जी बिल्कुल ऐसे। और ट्रैश इज़ नो इशू, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एजुकेशन। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जितने भी हमारे मसाइल हैं, गाड़ी चलाते हुए जो जूस का डब्बा एतमाद से बाहर फेंक रहा है, जी बिल्कुल, उस लैंड को ओन नहीं कर रहा, उस लैंड को, गाड़ी का इनसाइड वो ओन कर रहा है। अच्छा, और आपने नॉर्थ की जो बात की है तो वो बिल्कुल अपोजिट है। मेरा मतलब है कि वहाँ पे सफाई का, पाकिस्तान में अगर कोई सफाई का कहीं म्यार नजर आता है या बहुत सफाई है तो ऑफकोर्स गिलगित बल्तिस्तान में, जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे बच्चा उसमें शायद उनकी, क्योंकि वो जो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ से उनकी तरबियत एक तो
वहाँ से स्टार्ट होती है। और मैं अमूमन कहा करता हूँ कि आप कोई बुरा लफ्ज़ कह दें तो हमज़ाई बर्दाश्त कर सकता है, कद्दू का बंदा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके सामने खुदा के लिए कोई डब्बा या कोई ऐसी चीज़ ना फेंके, ये उसको लगता है जैसे उसको किसी ने मार दिया। देखिए, आपने मेरी ही बात को सेकंड कर दिया कि जब आपने एक नर्सरी के केजी के बच्चे को बता दिया कि आपने ये करना है, लेकिन इस तालीम के लेवल तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। और गिलगित और बल्तिस्तान और हुंजा का जो इलाका है, मैंने भी विजिट किया, मैं भी इसी चीज़ से इम्प्रेस हुई कि उन्होंने किस तरह से उसको मेंटेन करके रखा। डॉक्टर साहब, आपकी बात को अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ाऊं कि ये जिस तरह अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने अपनी लैंड को ओन किया, इसका मतलब है इसी वजह से वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जिस तरह बल्तित फोर्ट या अल्तित है या मुख्तलिफ शिगर में है, मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जिसको कहते हैं वेल मेंटेन्ड, इसकी वजह भी शायद यही है ना कि वो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम उस तरह की कंटेंट तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसी के एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि हम जो गिलगित बल्तिस्तान का इस वक्त केस स्टडी देख रहे हैं ना, उसके पीछे उनका एक 30-40 साल की तारीख है। लेकिन अगर आप फौरी रिजल्ट चाहते हैं अपने किसी भी इलाके में, तो वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अगर मुझे आज पता चल रहा है कि मुझे ये शौपत फेंकने के बाद मुझे 5,000 रुपया चला, 500 नहीं, 1,000 रुपया नहीं, मुझे ये पता होगा ना। मोटरवे के ऊपर अभी मैं परसों इस्लामाबाद से वापस आ रही थी और मेरे हाथ में किन्नों के छिलके थे और मैं सोच रही थी, तो मैंने मतलब मेरे लिए इट वाज अनथिंकेबल, क्योंकि मुझे पता था कि खट करके पीछे से जो है मुझे 2,000-2,500 रुपये का जो है आके चालान हो जाना कि जी आपने किया है तो क्या किया है। तो काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो पंजाबी च कहते हैं जो काम करने की नीयत होवे। अगर आप सिर्फ फौरी तौर पे पूरे पाकिस्तान की जितनी साइट्स हैं वहाँ पर आप लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो कोई यहाँ पर रैपर या बॉटल या कुछ भी फेंकेगा उसको 5 से 10 हज़ार रुपया पर पीस आप उसको देंगे, फाइन देंगे, तो आप सोचिए होती है कि नामुमकिन है और आपको इतनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं, एक तरफ एजुकेट कीजिए, दूसरी तरफ लॉ इम्प्लीमेंट कर दीजिए और देखिए कि आपको कैसा साफ शफाफ जो है आपके साइट्स जो है वो सारी मिलती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान जो है वो तारीख का एक गढ़ है, यानी मेहरगढ़ से लेके और इंडस सिविलाइजेशन, स्वान सिविलाइजेशन, उसके आगे आप दारेल तंगीर आप और थर की तरफ आप चले जाएँ, किसी भी जगह पे जाएँ तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही कमाल तारीख़ रखता है। और ये जो तारीख़ है, ये जो हिस्ट्री है, ये हमें पुरएतमाद बनाती है, एक कमाल कौम बनाती है। लेकिन ये तब कमाल कौम आपको बनाएगी, आपको पुरएतमाद बनाएगी जब आप इसको ओन करेंगे। ये सब कुछ आपका है, इसकी एक एक ईंट आपकी है। तो जब आप इसको ओन करेंगे तो आप पुरएतमाद होंगे, और एक शख्सियत जब पुरएतमाद होती है तो आपको मालूम है कि कौम शख्सियतों का ही मजमूआ होता है, पूरी कौम पुरएतमाद होती है। अपनी तारीख को जानिए, अपनी तारीख का ख्याल रखिए और अपनी आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात एक ज़बरदस्त टैलेंट से करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं भारतीय फिल्म रास्ता में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार समी सारंग से, जिन्होंने ओमान में शूट होने वाली इस मलयालम ज़बान की इंडियन फिल्म रास्ता में अदाकारी की है। और फिल्म रास्ता के हवाले से अगर हम बात करें, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, यहाँ पे सिनेमा घरों की जीनत बन चुकी है। रास्ता दुनिया के बड़े सहराओं में से एक सहरा अरबल खाली में 2011 में पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाला एक वाक़या था, एक सच्ची कहानी थी, उस पर मबनी है, जिसमें एक लड़की अपनी खोई हुई माँ को ढूंढने खलीज का सफ़र करती है और फिर खुद सहरा में खो जाती है। समी सारंग को इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा उन्होंने किया है, उनको दिया गया था। और ये फिल्म में सहरा में खो जाने वाले अफराद के लिए तलाश करने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, ये पुलिस ऑफिसर, ये कैरेक्टर एक्चुअली उनकी सरबराही करता है। तो समी कई शॉर्ट फिल्म्स के अंदर टेलीविजन के ऊपर भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। तो मैं कहा जरा आज समी से इसी हवाले से और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी बात करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच समी फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे आपके इस अदाकारी के सफ़र के हवाले से पूछेंगे, देन डेफिनेटली जो आपका मूवी रास्ता है उसके एक्सपीरियंस के हवाले से भी बताएं। समी को आवाज़ नहीं जा रही, समी हमें सुन नहीं पा रहे हो। चलें दोबारा कनेक्ट करें जी। मीनवाइल आपको बताएं कि पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर और भारत के अंदर भी जब हमारे ताल्लुकात नॉर्मल थे, अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं।
तो समी ने चूंकि एक इट्स काइंड ऑफ एन एडवेंचर फिल्म ये कह सकते हैं, उसके अंदर अदाकारी की। और अब वैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, खासतौर पर भारतीय फिल्में हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर शूट होती है बिकॉज ऑफ द अमेजिंग लोकेशंस दैट सऊदी अरब हैज। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारा एक आर्टिस्ट अगर इंटरनेशनली गया है, उसने काम किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, डेफिनेटली आई होप कि अच्छा काम किया। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो नेटफ्लिक्स है या दीगर जगहों की हम बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरह की आर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं और उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा सके। और इन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा एक जो के लिए बूस्ट भी दिया है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर। और बहुत सारे एक्टर्स पाकिस्तान से हो, दुनिया भर से हो। और ये जिस मूवी के हवाले से हम बात करेंगे, ये कोई एक रियलिटी बेस्ड जो कहानी थी उसके ऊपर ही मूवी पिक्चराइज की गई है। और उसमें बहुत जो ट्रेलर से हमें चीज़ें समझ में आ रही है, डेफिनेटली जब देखेंगे तभी आइडिया होगा कैसी है। सो ये इस तरह से समी की यहाँ पर अदाकारी दिखाना, और बहुत सारे और एक्टर्स जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिनकी बात करते हैं, उनका इसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर समी की कारकर्दगी को सराहा भी गया है। और ये उस सहरा के मनाजिर हैं, कुछ फिल्म की, इनफैक्ट फिल्म की ट्रेलर से कुछ शॉट्स लिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने काम किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की भी हम अगर बात करें, मुझे लगता है कि अगर हमारे आर्टिस्ट बाहर जाके इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं कई पाकिस्तान के टेक्निकल साइड के लोगों को जानता हूँ जो बड़ा अच्छा इंटरनेशनल हॉलीवुड के अंदर काम कर रहे हैं। समी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समी, अपना सवाल मैं आपसे दोबारा रिपीट करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इस एक्टिंग जर्नी को हम जरूर हम चाहेंगे हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें, कब से आप एक्टिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली आपका जो मूवी रास्ता में एक्सपीरियंस था ये कैसा रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। एक्चुअली इस फील्ड से तो मैं वाबस्ता काफ़ी 10 सालों से हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान कोयटा से है। तो यहीं उसके बाद कोयटा से मैं मास्टर्स के लिए जब मैं इस्लामाबाद आया, वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर की, तो वहाँ से मेरा ये सफ़र जारी हुआ। तो वहाँ से मुख्तलिफ चैनल्स में, क्योंकि अबलाग से मैं मुंसलिक था, मुख्तलिफ चैनल्स में इंटर्नशिप वगैरह किए। तो वहाँ से फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ओमान की। तो ओमान में दरअसल यहाँ से ये सिलसिला जारी हुआ। तो यहाँ से मुझे एक छोटा सा रोल मुझे मिला था 2018 में, वो भी एक मलयालम बड़ी मूवी थी, बड़ी स्क्रीन पे। और उसके साथ जो है मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और साथ में मेरी मेहनत जारी रही ओमान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ। फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, मैं खुद ओमान फिल्म सोसाइटी का मेंबर बना। और यहाँ पे मेरी मेहनत और मेरा टैलेंट वगैरह देख के तो मुझे काफ़ी बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में भी मुझे एज ए जूरी मेंबर मुझे सेलेक्ट किया गया। तो वहाँ पे मैंने जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके तवज्जुह से मुझे ये फिल्म ऑफर हुई। तो ये ओमान और मलयालम का क्या ताल्लुक है? कोई खास लिंक है इन दोनों चीजों का आपस में? आई मीन रियली इंटरेस्टिंग है ये कॉन्टेक्ट। अच्छा, ये ऐसा है क्योंकि ओमान में बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है केरला से यहाँ पे रहती है। और क्योंकि खलीज ममालिक का आपने देखा होगा कि खलीज ममालिक में मुख्तलिफ ममालिक से, खलीज जो GCC है, वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं काम करने के लिए, एज यू नो दैट। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग में सब रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं वो किस मुल्क से है, वो कहाँ से है, वो कहाँ से है। तो उसी हवाले से यहाँ पे जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जो ज्यादातर बिजनेसमैन है, वो इंडियन कम्युनिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये स्पॉन्सर भी मलयालम ग्रुप ऑफ कंपनी यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। तो क्या फिर आपने मलयालम बाकायदा तौर पे सीखी, उसकी क्लासेस ली, या फिर किसी और ने डब किया? आप कैसे हुआ ये? एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर था वो एक पुलिस ऑफिसर का था, जो यहाँ का मकामी, ओमान का मकामी होता है। तो उसके लिए मुझे जो डायलॉग्स दिए गए वो इंग्लिश और अरबिक में मुझे बोलने थे। स्टार्टिंग में मुझे एक बहुत सा छोटा सा रोल मिला था। और जब मैं आया सेट पे और जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, तो जब डायरेक्टर और सेट पे मुझे उन्होंने देखा, उसने देखा कि समी को किस रोल के लिए आप लोगों ने वो किया हुआ है। वो कहता है ये थोड़ा सपोर्टिंग रोल किया, कहता है ये लुक्स वेरी गुड, प्लीज गिव हिम द कमांडेंट रोल। तो मुझे ऑन द स्पॉट प्रमोशन मिल गई।
तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे सामने जो अपोजिट अदाकार थे वो कई हंड्रेड्स फिल्म्स कर चुके थे। जो मैं आपको किस्सा मुख्तसर ये बताता चलूं कि एक लड़की की कहानी है, जैसे आपने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स जो आते हैं वो ये उस मुतल्लिका पुलिस को जब ये सौंपा जाता है ये ऑपरेशन, क्योंकि वो डेजर्ट, जैसा आपने कहा रुबल काली, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो यमन, ओमान और सऊदी बॉर्डर के साथ ये मुंसलिक है। तो वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाती जो मुकामी पुलिस होती है, तो तब जाके वो मुझे ये ऑपरेशन सौंपते हैं। तो फिर मैं वहां जाके 7 दिन जो है सैंड स्टॉर्म्स के साथ लड़ते हुए, मेरी हेलीकॉप्टर टीम, ग्राउंड टीम, जो बड़े आपको यहाँ पे थ्रिल मिलेंगे, बड़े सस्पेंस, बड़े इमोशन, क्योंकि वो लड़की जो 25 साल से अपनी माँ की तलाश में निकली होती है, वो सहरा में भटकती है। तो ये मुझे ऑपरेशन जब सौंपा जाता है तो 7 दिन के बाद मैं इनको रेस्क्यू करता हूँ। तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ठीक है समीर साहब, ये तो आपने अपनी मूवी और कैरेक्टर के हवाले से बताया, इसके अलावा भी आप कई शॉर्ट फिल्म्स और टेलीफिल्म्स की हिदायतकारी भी कर चुके हैं, उस हवाले से भी हमें बताइए इन द एंड। ये अगर आप कह सके, मैंने 2017-18 में संगत मूवी, जो आप कह सकते कि पाकिस्तान बलोची फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी जो आउट ऑफ कंट्री और प्रोफेशनल वे में बनी हुई थी, वो मैंने डायरेक्ट की, जिससे मुझे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में बड़ी पजीराई, मेरी अप्रिसिएशन मिला मुझे। वहां पे मैं भी ने उसका प्रीमियर किया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मैं ओमान फिल्म सोसाइटी का मेंबर बना, तो यहाँ भी मैंने फिल्म फेस्टिवल्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे भी मुझे अवार्ड मिला। तो वो एक फिल्म सिराज, अरबिक में सिराज चराग को कहते हैं, कि मैंने वो कंटेंट पे बनाया था कि चरवाहा का बेटा चरवाहा नहीं बनेगा। That was totally based on education. Right, समीर बहुत अच्छा हमें लगा आपसे बात करके, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आई होप रास्ता डिड वेल एंड योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वुड आल्सो डू ग्रेट। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अच्छा करते रहें और पाकिस्तान का नाम करें। इंटरनेशनल सिनेमा के अंदर आपकी प्रेजेंस, पाकिस्तान की प्रेजेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ समी मौजूद थे जी। आपने इनकी फिल्म है उसके बारे में हमने इनसे बात की। अब हम एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सिंगर मौजूद है। हम पहले ही बता रहे हैं, हम ब्रेक के बाद आते हैं। लागे तो से नैना जागे सारी रहना, लागे तो से नैना जागे सारी रहना, माहिया ओ माहिया, लागे तो से नैना जागे सारी रहना, माहिया ओ माहिया, आवे नाही चैना तुझसे कहना, दूर नहीं रहना माहिया, लागे तो से नैना जागे सारी रहना, माहिया ओ माहिया, रूठी है मोर नींद भी किससे गिला करूं, सपनों में कैसे मैं बता तुमसे मिला करूं, तन्हाई की रातें दीवारों से बातें, ऐसी तन्हाई दर्द जुदाई अब नहीं सहना, माहिया ओ माहिया
थैंक यू। बहुत खूबसूरत, वाओ वाओ, जबरदस्त। अमेजिंग। एम अबरार शाहिद को आप सुन रहे थे। ये ज़बरदस्त किस्म के क्लासिकल सिंगर हैं, सेमी क्लासिकल गाते हैं। और हम अगर इनका थोड़ा सा तारुफ वैसे आवाज़ से तो उन्होंने कराया, मौसीकी के बहुत बड़े नाम उस्ताद मुबारक अली खान 2021 में जिनका इंतकाल हुआ, बहुत ज़बरदस्त उनके आखिरी शागिर्दों में से हैं, इनफैक्ट उनके आखिरी शागिर्द हैं एम अबरार शाहिद। कई गाने इन्होंने सोलो गाए हैं, कई आने वाली फिल्म्स के लिए भी गा रहे हैं। और इसके अलावा सैयद नूर की ललकारा सिंह फिल्म में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी अबरार ने खिदमात सर अंजाम दी हैं। एक गाना जो इन्होंने सुनाया माहिया, और कुछ और भी इनके सॉन्ग जब हमने इनसे सुनने हैं, आज हमने कहा ज़रा इनको इनवाइट करें। सो राइट नाउ एम अबरार शाहिद इज़ विद अस। एम अबरार कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी आप मच। बहुत अच्छा गाते हैं। ये बताएं कि बाकायदा तौर पे जब आपने मुबारक साहब से सीखा भी है, आपकी फैमिली में कोई और भी मेरी ऐसे फैमिली हैं? में बिल्कुल कोई गाता नहीं है, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं एम बिलाल शाहिद, वो पॉप सिंगिंग करते हैं। अच्छा। मतलब वो प्रॉपरली जिस तरह से मैंने इसकी गाइडलाइन ली उस्ताद जी की रहनुमाई में, उस तरह से मैं बाकायदा सीख रहा हूँ। ठीक है, नहीं वो नज़र भी आता है, आप ना भी बताएं, बाकायदा लगता है कि आप सीखें और बहुत कमाल सीखें। तो उस्ताद जी के अच्छे शागिर्दों में से होंगे यकीन तौर पे आप। वाई जिस हारमोनियम एंड क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिक, लोग तो यूजुअली बिलाल की तरह फिर पॉप की तरफ जाते हैं ना, तो आप इस तरफ क्यों, कैसे? क्योंकि मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे क्लिक करना है ना खुद को, तो पॉप सिंगिंग भी है, रॉक भी है, फॉक भी है, मैं जल्दी क्लिक करवा सकता हूँ खुद को, लेकिन मुझे इसमें सुकून मिलता है। मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ। क्या फील होता है जब गाते हो, बड़ा डूब के गाते हो, लगता है अपने लिए गा रहे हो, वो एहसास क्या है, वो क्या फील है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। You cannot explain it actually in words. Of course. जबरदस्त। तो अभी तक क्या क्या गा चुके हैं आप, किस किस टाइप के गाने हैं? मैंने सेमी क्लासिकल गाया, वेस्टर्न भी गाया, फ्यूजन भी किया, अच्छा, और रॉक भी किया, फॉक भी किया, मतलब तमाम कैटेगरीज में मैं गा चुका हूँ। तो अभी प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से बताएं, कौन कौन सी मूवीज हैं जिसमें आपने अभी मैंने गा रहे हो? अभी मैंने बहुत सारी मूवीज हैं जिनके लिए मैंने अपने गाइड वोकल्स दे दिए हुए हैं, लेकिन अभी जो अपकमिंग मूवी है ललकारा सिंह, जो कि सैयद नूर साहब की मूवी है, उसमें मैंने एक सेमी क्लासिकल ही सूफीज़म की तरफ वो सूफीज़म की और कवाली की भी ना एक नीश है जिसको लोग सुनना चाहते हैं और लोग पसंद करते हैं। आपका जो वोकल है ना वो उसके अंदर लाई करता है, उस तरह के आर्टिस्ट कम है। इवन इंडिया के अंदर भी हम अगर देखें तो बड़े कम आर्टिस्ट हैं जो इस तरह का म्यूजिक कर रहे हैं, उनका गला भी वैसा है। तो हम खैर मजीद बातों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम चाहेंगे हमारे सुनने वालों को भी, हमें भी आप कुछ और सुनाइए। अभी मैं आपको एक ठुमरी सुनाऊंगा जो कि अपकमिंग है मेरी। अच्छा। इसको लिखा मेरे म्यूजिक टीचर उस्ताद मुबारक अली खान साहब। वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गई, लेकिन अब जो मेरे म्यूजिक टीचर हैं उनके बेटे हैं उस्ताद करामत अली हसन, ये उनकी कंपोजिशन है और उन्हीं का लिखा हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ। ये राग देश में है। ओके, राग देश। जी हाँ। मोरा सोना करके देश, मोरा सोना करके देश, सैया ना जायो
रह ना सकूंगी तोरे बिना मैं रह ना सकूंगी मन की बत्तियां किससे कहूंगी कहाँ ढूंढूंगी बदल के बेस सही ना जायो परदेस पानी सारे निजारे मा पा म गरे रे 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 मा पा नी दा पा म गरे रे मा पानी नी 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 सा रे मा पानी सा मा गरे सा नि धा पा म गरे मा पा म गरे मा पा नी दा पा म गरे पा म गरे सा नि पानी सा। वाह वाह, थैंक यू। awesome, awesome. Too good. क्या बात है, क्या बात है। कितना अरसा बराह रास्त शागिर्दी का मौका मिला आपको? मुझे कितना अरसा? उस्ताद जी से 3 महीने मिले। सिर्फ 3 महीने मिले? जी, और 3 महीनों में मुझे उस्ताद जी ने बहुत कुछ सिखाया। उसमें जो मेन है, मैं इस बात पर फ़ख्र फील करता हूँ कि मैंने 3 महीने गुजारे। उस्ताद जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया में है डिसाइपल्स, उनमें जावेद बशीर साहब भी हैं। जी जी, उनके वो तो उनके भतीजे भी हैं शायद। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने वो वक्त गुजारा उनके साथ जो किसी ने भी नहीं गुजारा, और मैंने सिर्फ उनसे दुआएं ली हैं। अभी तक मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे उस्ताद जी की वजह से। वो आपका रंग नज़र आता है उसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हैं? एक बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आपने जो काम अपना है ना, उस पर आप बड़े एतमाद के साथ उसको आप गा रहे हैं। लोग यूजुअली बिलीव करते हैं कि किसी दूसरे का गाया हुआ करें। बिल्कुल, मैं कवर। आगे क्या इरादे हैं, जल्दी से बताइए, फिर एक गाना सुनेंगे और साइन आउट। आगे मैं कुछ न्यू टैलेंट के लिए करना चाहता हूँ। मेरी विश है कि पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो उनको पता भी है कि इब्रार काम कर रहा है, लेकिन अगर वो चाहते तो शायद मैं अपनी आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुंचा पाता, लेकिन शायद इसमें बेहतरी थी। और मैं अपनी स्ट्रगल तो ज़रूरी है। जी हाँ, मैं अपनी मेहनत आपके तहत काम कर रहा हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह, और गाते तो है ही कमाल का। लास्ट कोई 2 मिनट्स हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं जाते जाते हम ब्रेक पे जाएंगे और आप हमें कुछ सुना दीजिए। ज़रूर, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ प्लीज़, जो मैंने अपकमिंग मूवी में। ज़रूर। वाह किस्मत ना दिल दरिया, मैं नित दर्दों कुरलावा, हिजर फिराक बीमार कितार, मैं रोंदी वक्त निभावा, ना कोई पता निशानी दसे, मैं हुण कित वल जावा, यार फरीदा आवे एक वारी। Welcome back to Espresso. जी, over to kitchen now because time is too short and Alfredo pasta is ready. Over to you, Ahmed. जी, हमारा अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो मैं आपको प्लेट करके दिखाता हूँ। क्रीम और मिल्क के सॉस से हमने जो है इसकी बेस तैयार की है, जिसमें लाइट वॉस्टरशायर सॉस, ओके, ब्लैक पेपर और सिर्फ जो है हमने चिकन पाउडर यूज़ किया। एंड
एब्सोल्युटली डिलीशियस। ये जो अहमद आप सर्विंग कर रहे हैं ना, सारे पैसे इसके हैं, सारे मैं पैसे बताऊं। इसके। और पैसों की बात भी आपने शुरू में की थी, तो बता दें कैसे कॉस्ट इकोनॉमिक है, कॉस्ट इकोनॉमी क्या है? देखिए आपको जो बाहर से खाता है उसको पता है ये कितना एक्सपेंसिव मिलता It है। was like अच्छा 1300-1400 and जी। कुछ रेस्टोरेंट्स में 2000 तक भी है, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो ये जो है घर में हम अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो तकरीबन हाफ तकरीबन फैमिली के लिए। Not देखिए just single हमारे person पास serving। घर में जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है। चीज़ों की हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। Olives, इसके nice। ऊपर हम चिकन, जो आपने ग्रिल किया है चिकन अहमद। एग्जैक्टली Okay। ये जो चिकन है ये सिंपल सोया सॉस एंड मस्टर्ड पेस्ट के अंदर रोस्ट हुआ है, पैन रोस्ट। Wow। ठीक है। शक्ल देखें आप उसकी, कितनी खुश और उससे शक्ल कम लग से रहा कम इसका जो हेल्थ के लिए मुजिर ना होने का फैक्टर है वो उसको भी आपने जहन में रखा है। और ये पार्सले है, Since it's not फ्रेश fried। पार्सले। उसके साथ जो है हम इसकी टॉपिंग करेंगे। Okay, we left for 20 seconds, अहमद। ये इसका हमने कर लिया ऑरिगानो से क्या इसकी बात टॉपिंग। है। और ये हमारा जो है वो पास्ता तो अरे है। वाह, अल्फ्रेडो पास्ता Wow, रेडी हो गया। अल्फ्रेडो। We want a top shot यार, एक टॉप शॉट दे हाँ दो। जी, ऐसे दिखाएं ना, yes। नजर तो आए। क्या बात है अहमद, मैं वही बता रही हूँ, सारी प्रेजेंटेशन के पैसे हैं इसके ना। नहीं टेस्ट के भी हैं। नहीं, वो तो है। भाई एक्चुअली बहुत टेस्ट है भाई। अरे बहुत अच्छा थैंक यू हमें वेरी लगता है। मच। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे कल मिलेंगे। हम अल्फ्रेडो पास्ता खाएंगे और साथ साथ मूंगफली खाएंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।